बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फ़लीम है। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अवाम सरापा एहतजाज है, सड़कों के ऊपर है। तशद्दुद की बहुत सारी इत्तलात इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं और मसला सिर्फ़ एक है, वो ये कि बिजली के बिल ज़्यादा क्यों आए। ये सिर्फ़ एक मसला नहीं है, इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी हैं और इसकी तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी, चाहे वो फिर किसी की हुकूमत आखिर क्यों नहीं थी। पूरे मुल्क के अंदर जो एहतजाज हो रहा है, जो मुजाहरे हो रहे हैं, इसके ऊपर मैं बात करूंगी। इसके अलावा जो रही सही कसर है वो आपको सड़कों पर भी नज़र आएगी। अब सड़कों पर क्या होने जा रहा है, अवाम के पास जीने का कोई हक बाकी नहीं रहा। अवाम से जीने का सारा हक छीनने की कोशिश हो रही है। जो एक जगह लोगों को ज़रा रिलीफ वाली महसूस होती थी, वहाँ भी अब अवाम के गले में टैक्स और महंगाई का फंदा डालने की मुकम्मल तैयारी हो गई है। मगर क्या अवाम इसको कबूल करने के लिए भी तैयार है या फिर नहीं, ये बड़ी संगीन सूरत हाल है जो इसके अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर हमें इस वक्त नज़र आ रही है। हमारा सारा फोकस क्या है, हमारे उन लोगों का जिन्होंने अवाम के मसाइल को हल करना है, उनका फोकस क्या है। उनका फोकस ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, नहीं आएंगे, पाकिस्तान के अंदर जो है कौन सी जमात अब बरसरे इक़्तिदार आएगी, निगरान हुकूमत क्या करने जा रही है। ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर रोज़ कई घंटों डिबेट होती है। मगर क्या आवाम जाग उठी? क्या अवाम ने अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीख लिया? क्या ये कोई ऐसा वायरस है जो किसी की तरफ से इनके जहनों में डाल दिया गया? क्या ऐसी कोई इम्कानात हमें नज़र आते हैं कि जो सूरत हाल मुल्क के अंदर बनती जा रही है, खुदा ना ख्वास्ता वो खाना जंगी की तरफ जा सकती है? इसके ऊपर मैं तफसील से आज बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले अवाम का जो मसला है, अवाम का मसला ये है कि बिजली के बिल ज़्यादा क्यों आए। अवाम का मसला सिर्फ बिजली के बिल नहीं है, अवाम का मसला उस ज़िंदगी का है जो खुदा ने उन्हें दी मगर इस सरज़मीन के ऊपर तंग हो चुकी है। अवाम का वो मसला है जिसके लिए वो किसी भी बरसरे इक़्तिदार आने वाले को अपना वोट देती हैं, मगर ऐवान के अंदर, उसकी चकाचौंध रोशनियों के अंदर वो उस वोट का हक अदा करना भूल जाता है। अवाम का मसला ये है कि वो जिसे अपने दर्द के लिए महसूस करते हैं कि ये शख्स उनका दर्द समझ सकता है, वही शख्स उनके अंदर नमक पाशी करता है। अवाम का दर्द ये है कि क्या हमें इस मुल्क में रहना चाहिए या नहीं, उसका सबूत मिलता है पासपोर्ट के ऑफिस के बाहर खड़ी एक लंबी कतारों के अंदर। रोज़ाना 40 से 45 हज़ार अफराद पाकिस्तान के अंदर अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए या रीन्यू कराने के लिए या किसी भी और मकसद के लिए कि वो किसी भी तरह इस मुल्क से बाहर चले जाएं, 40 से 45 हज़ार लोग रोज़ाना पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मौजूद होते हैं। अवाम का मसला ये है कि जो ज़िंदगी उन्हें खुदा ने दी वो एक बेहतर तरीके से गुजारना चाहते हैं। अवाम का मसला ये है कि जो उनके घर में राशन आता है वो पूरा होता है या नहीं। अवाम का मसला ये है कि उनके घरों के अंदर चूल्हे जल रहे हैं कि नहीं। उनका मसला ये है कि उनके बच्चों के लिए, उनकी नस्लों के लिए क्या बेहतर ज़िंदगी ये बरसरे इक़्तिदार आने वाले दे रहे हैं या नहीं। मगर बात वहीं पर आन खड़ी हुई है, क्या अवाम अपने हक के लिए जाग उठी है? क्या अवाम ने अपने तय ये फैसला किया है कि एहतजाज का ये रास्ता अपनाना चाहिए? अब आ जाते हैं इस एक चीज़ के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर कोई तिनका टूटता है, कोई दरख्त उखड़ जाएगा, कोई नाला बहकर बाहर आ जाएगा तो नाम लगेगा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का। अब अवाम ने बिजली के बिलों के ऊपर, जो कि फ़ी यूनिट 50 रुपये तक पहुंच गया था, ये पिछले महीने से इन्होंने लोगों को तैयार करना शुरू किया कि लोग तैयार रहें, अगले महीने बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आएंगे। शहबाज हुकूमत ने जाते जाते कहा हम बड़ी मजबूरी में ये सब करते चले जा रहे हैं, मगर सब कुछ किया धरा करा के ये सब लोग तो लंदन भाग जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी लंदन चले गए हैं। वहाँ पर यह बहस नहीं हो रही कि अवाम के लिए हमने क्या किया या अवाम के लिए क्या करना चाहिए था या क्या हम कर सकते हैं। वहां बहस यह है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ सकते हैं, क्या उनका रास्ता साजगार है। मियां नवाज शरीफ साहब का नाम लेके बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल वो निकालेंगे। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में ये तासुर दिया जाता है कि लोगों के लिए वो दर्द सबसे ज़्यादा महसूस करता है, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत वो सबसे ज़्यादा महसूस करता है, तो मियां नवाज शरीफ साहब अगर इतने दर्द रखते हैं तो पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आए? जब अवाम को सख्त ज़रूरत थी, बकौल जाने वाली हुकूमत के सारा किया धरा जो है वो PTI का है। जब पता था कि PTI सब
गलत मलत कर रही, जब पता था कि पीटीआई बर्बादी कर रही है, आखिरी दिन तक हमें सुनाया जाता रहा कि बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ तहरीक इंसाफ है। अगर सारी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ के कंधों पर थी तो क्या वो शख्स जो पाकिस्तान को संभाल सकता था बकौल पीडीएम के, बकौल शहबाज हुकूमत के, वो थे मियां नवाज शरीफ। तो मियां नवाज शरीफ 50 रुपए के एफिडेविट पर क्यों चले गए? अवाम के घरों में जब बिजली के बिल आए हैं, जिस घर में 14,000, 15,000 या 25,000 रुपये तनख्वाह आ रही थी, वहाँ पर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 इस तरह से लोगों के घरों में बिल आए हैं। फी यूनिट 50 रुपये के हिसाब से अगर किसी के घर में 2,000 रुपया एक्चुअल उसका बिल बनता है यूनिट्स का, तो उसके ऊपर 6 से 7,000 रुपया टैक्स आयद किया गया है। अवाम कितना टैक्स दे? अवाम इनडायरेक्टली 80 to 90% टैक्स अपना अदा करती है। डायरेक्टली सिर्फ 10% है जिसके ऊपर कहा जाता है कि अवाम टैक्स नहीं देती। इनडायरेक्ट टैक्सेस के मत में हर बंदा टैक्स देता है। माचिस की एक डिबिया खरीदने से लेकर घर के अंदर आने वाली हर एक छोटी चीज तक अवाम टैक्स अदा करती है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो अवाम अदा करती है। हमें कहा जाता है कि डबो दिया पीटीआई ने, 75 साल हो गए इस मुल्क को हासिल किए हुए। इन 75 सालों में क्या हमारे पास इतने वसाइल मौजूद नहीं थे कि हम अपनी आवाम को एक बेहतर जिंदगी दे सकते? एटलीस्ट एक बेहतर जिंदगी जो वो डिजर्व करते हैं, हम नहीं दे सके। हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा क्या है? हमारे मुल्क में चोरी है, हमारे मुल्क में करप्शन है, हमारे मुल्क में लूटमार है, जिसका दिफा बार बार हर दूसरा शख्स टीवी पर बैठकर करता है। अवाम के मसाइल की आज तक बात किसने की? जब मेरे और आपके घरों पर वोट हासिल करने के लिए आना होता है तो ये लोग लंबी तकरीरें करते हैं, हम अवाम के लिए ये कर देंगे, हम अवाम के लिए वो कर देंगे, और हम अंधे लोगों की तरह इन्हीं लोगों को वोट अपना कास्ट करते हैं। पूरे मुल्क के अंदर जहां जहां पर मीटर रीडिंग के लिए मीटर रीडर्स जा रहे हैं, वहां पर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पेस्को हो, आयस्को हो, लेस्को हो, इन तमाम जगहों पर जो है पुलिस की नफरी को तलब कर लिया गया है, क्योंकि लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं कि अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, खुदा ना ख्वास्ता खाना जंगी की तरफ सूरत हाल जा सकते हैं। ये वो एक ऐसी तस्वीर मैं आप लोगों के सामने रख रही हूं जिसकी तरफ बार बार इशारा तहरीक इंसाफ का वो चेयरमैन कर रहा था जो आज कैदी नंबर 804 के टैग को लिए हुए अटक जेल की बैरक के अंदर मौजूद है, जिसको लम्हा बलम्हा कैच किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है कैमरे के अंदर। वो शख्स बार बार ये बात कर रहा था कि खुदा के लिए ऐसा मत करें, आप लोग खाना जंगी की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने श्रीलंका के अंदर देखा, श्रीलंका में यही हुआ। इन्होंने अवाम को मेंटली तौर पर तैयार करना शुरू किया कि आप लोग तैयार हो जाइए, बिजली के बिल ज़्यादा आएंगे। मगर बिजली के बिल नहीं, पेट्रोल आपने सरों के आसमान के ऊपर चढ़ा दिया, बिजली के रेट आपने आसमान के ऊपर चढ़ा दिए, बच्चों की फीस अदा करना मुश्किल है, इस मुल्क में रोजगार मुश्किल है, इस मुल्क में टैक्सेस की भरमार है। 40-45 हज़ार लोग पासपोर्ट के ऑफिस के बाहर मौजूद होते हैं। 5 लाख से 10 लाख का क्राइटेरिया जो हर साल पाकिस्तान से नौजवान जा रहा है, और इसमें हमारा सारा कारीगर तबका मौजूद है, इसमें हमारा सारा हुनरमंद तबका मौजूद है, मगर कोई भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। क्या हमारे कान उस वक्त खड़े नहीं हो जाने चाहिए थे जब गैर कानूनी तरीके से कश्तियों में बैठकर लोग अपनी जान के लिए, जान की परवाह किए बगैर अपने खानदानों के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए जा रहे थे? हमारी औरतें तक गैर कानूनी तरीके से उन्होंने जाना प्रेफर किया इस मुल्क में रहने की बजाय। क्यों? क्योंकि यहां पर नाइंसाफी है। यहां पर इंसाफ किसके लिए? इंसाफ हर उस शख्स के लिए जो एक बड़ी गाड़ी में बैठता है, बड़े घर में रहता है, बड़े ताल्लुक वास्ते वाला है, ऐवान के अंदर मौजूद होता है। सिर्फ पाकिस्तान में इंसाफ उन लोगों के लिए है। आप अवाम के ऊपर सारा बोझ डाल देते हैं। हम सब जानते हैं कि जहां जहां पर बिजली चोरी होती है, आप उन लोगों को तो पकड़ नहीं सकते जहां पर बिजली चोरी होती है। जो लोग अपने बिजली का बिल अदा करते हैं, बिजली चोरी का बिल भी इजाफी उनके कंधों पर डाल दिया जाता है। ये जो सैकड़ों की तादाद में फ्री यूनिट्स मिलते हैं उन लोगों को जो वाकई इसकी हैसियत रखते हैं अदा करने के बिल, उनको फ्री यूनिट्स क्यों देते हैं? क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि जो लोग सरकारी नौकरियों पर मौजूद है उनको फ्री यूनिट्स किस हिसाब से मिलते हैं, उनको फ्री गैस किस हिसाब से मिलती है? 8-8, 10-10 एसी अपने घरों में ये लोग चलाते हैं जिनके पास फ्री यूनिट्स होते हैं, जो इस महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हुकूमत के ऐवानों में बैठते हैं। अरबों रुपया तो आप लोग इनकी सब्सिडी पे लगा देते हैं, अरबों रुपया इनके सब्सिडीज पे लगता है। फ्री में इनको बड़ी लग्जरी गाड़ियां मिलती हैं, तनख्वाहें ये मोटी अदा लेते हैं अपने गवर्नमेंट की तरफ से, हर तरह की फ्री सर्विस ये लेते हैं। टीए इन लोगों को मिलता है। जो अवाम करती है उसका क्या? अवाम को एक ताना दिया जाता है कि आप टैक्स नहीं देते। जो इनडायरेक्ट टैक्स वसूल करते हैं उसका क्या? हमें सुनाई जाती है ये रामलीला कि IMF ने ये सारा कुछ किया,
میں خود ان لوگوں کو جانتی ہوں جن کے ایک ہی علاقے کے اندر یہ صرف جو یہ چالاکی جو کی گئی ہے، یہ جو کرپشن کی گئی ہے، یہ جو ہاتھ مارا گیا ہے عوام کے ساتھ، یہ صرف بجلی کے بلوں پر نہیں ہوا۔ جن لوگوں کے گھر میں گیس کا بل آیا وہاں بھی یہ ہوا۔ کسی کے لیے سرچارج کا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ کسی کے لیے الگ لگایا گیا ہے، ایک ہی لائن کے اندر، ایک ہی گھر کے اندر، ایک ہی پٹی کے اندر، ایک ہی گلی کے اندر، ایک کے گھر میں ٹیکس جو ہے وہ میٹر کا الگ سے ڈالا گیا، ایک کے گھر میں الگ سے ڈالا گیا، ایک کے گھر میں الگ سے یونٹس کے حساب سے ساری ریڈنگ ہوئی، ایک کے گھر میں الگ سے ہوئی۔ یہ ہمارے ملک میں چوری چکاری بہت پہلے سے ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عوام اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پانی جب سر سے گزر جانا ہے، عوام کے سر سے پانی گزر گیا ہے، رہی صحیح بات آگئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی، وہ کیا کرے گی؟ وہ جو چند دن کی مہمان حکومت ہے وہ کیا کرے گی؟ مگر شاید یہ بھی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ چند دن کی مہمان ہے، کسی کو نہیں پتا وہ کتنے دنوں کی مہمان ہے، کتنے مہینوں کی مہمان ہے، کوئی اس بات کو نہیں جانتا۔ ہم اس نہج پر عوام کو لے آئے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، وہ میٹر ریڈنگ کے لیے آنے والے لوگوں پہ تشدد کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عوام کے ہاتھ میں جب اس طرح کا تشدد کا عنصر آ جاتا ہے تو یہ الارمنگ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اگر یہ بات تشدد تک پہنچ گئی، جھڑپوں تک پہنچ گئی، خانہ جنگی تک پہنچ گئی، تو پھر کون اس کو روکے گا؟ اس تشدد کو نکیل کون ڈالے گا؟ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہمارا پرابلم کیا؟ اچھا ایک اور چیز، سفر کے لیے ٹکٹیں تو مہنگی ہیں، کرائے بھی بہت زیادہ ہیں۔ جو لوگ موٹر وے سے سفر کر رہے تھے وہ بھی اپنے کان کھڑے کر لیں، کیونکہ یہاں سے پورا نہیں ہوا تو موٹر وے پہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ لاہور سے اسلام آباد جو 1000 روپے ٹیکس وصول کیا جا رہا تھا، لاہور سے اسلام آباد 1100 روپے ٹیکس کر دیا گیا ہے۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی موٹر وے ہوگی اس کے اوپر فی کلومیٹر 3 روپے 7 پیسے جو ہے وہ بڑھا دیے گئے ہیں، تو اس سے آپ حساب لگا لیجئے۔ 1100 روپے میں نے آپ کو بتا دیا لاہور سے اسلام آباد کا ٹول ٹیکس جو ہے وہ وصول کیا جائے گا۔ باقی جہاں جہاں پہ بھی آپ موٹر وے استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ جی ٹی روڈ پہ آپ سفر نہیں کر سکتے، ہر دوسرے منٹ کے بعد ایک ٹول پلازا آ کے کھڑا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اب آپ جی ٹی روڈ سے سفر کریں یا موٹر وے سے سفر کریں، یا بہتر تو یہی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ لوگ جس طرح سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، اس ملک سے جا رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ بھی لوگ اس ملک سے چلے جائیں۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے مسائل کے اوپر، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے سارا کیا دھرا اس کا ہے، مطلب 9 مئی کے سانے کے بعد نہیں، اس سے پہلے کا بھی سارا کیا دھرا عمران خان کے اوپر تھا، تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر تھا۔ لندن کے اندر یہ پلان بن رہا تھا کہ جی میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، دودھ شہد کی نہریں بہہ جائیں گی۔ اب خبر میں آپ کو دے دیتی ہوں، میاں صاحب واپس نہیں آ رہے، میاں صاحب بالکل واپس نہیں آ رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈرز کہہ رہے ہیں، جس میں ایک کا نام لے دیتی ہوں، خورشید شاہ صاحب۔ انہوں نے بالکل واضح کہا ہے، انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب وطن پاکستان نہیں آ رہے، کیونکہ ان کے مطابق یہ حالات ہی موجود نہیں ہیں، ان کے پاس وہ مجبور ہے، ان کے پاس حالات نہیں ہے پاکستان آنے والے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اینڈ ٹائم کے اوپر آ کے جو ہے نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہو جائے اور وہ پاکستان آنے کا اپنا فیصلہ جو ہے اس کو منقطع کر دیں۔ رہی سے خبر جو ہے اب اٹک جیل کی ہے، اٹک جیل کے اندر قیدی نمبر 804 یعنی کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے، کھوسا صاحب نے جو میٹنگ کی انہوں نے بتا دیا کہ کتنے برے طریقے سے گھسیٹ کے ایک لیڈر کو لے کر آئے اور سارا ملبہ اس کے اوپر گرا دیا۔ اب 9 مئی کے واقعات کے اندر جو ہے دوبارہ سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تقریباً 30 سے 40 منٹ انویسٹیگیشن کی جو ٹیم ہے انہوں نے خان صاحب سے جا کے ملاقات کی ہے، اور ملاقات میں کہا ہے کہ سب کیا دھرا آپ کی وجہ سے لوگ تشدد کی طرف آئے، ہمارے طرف پاس ٹھوس ثبوت موجود ہے، جس پہ خان صاحب نے بالکل انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ایسا کچھ نہیں ہے، میں جیل میں تھا، میں نے کسی کو تشدد پر نہیں اکسایا، اور وہ آج بھی وہی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے عدالت میں کی، وہی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے زمان پاک میں کی، وہی بات کر رہے ہیں جو ویڈیو لنک میں گرفتاری ہونے سے پہلے تک تمام اپنے خطاب جتنے بھی انہوں نے کیے اس میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہوا، چاہے لوگوں نے میرا نام لیا، چاہے انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے، چاہے وہ میرا نعرہ لگاتے ہوئے آئے، وہ میرے لوگ نہیں تھے، وہ کوئی اور لوگ تھے۔ یہ خان صاحب نے بالکل واضح کہہ دیا، اور انہوں نے کہا جلاؤ گھراؤ میں میری پارٹی کا کوئی رول موجود نہیں تھا۔ اور آپ کو ایک اور خبر دے دوں، چودھری سرور صاحب جو تحریک انصاف کے گھر آئے تھے، تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے، جیسے ہی وہ لندن گئے ہیں تو وہاں پر ان کے لیے غدار غدار کے نعرے لگا دیے گئے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔